पिछली वीडियो में हम लोगों ने न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन देखा और देखा कि कैसे अगर न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन को कंट्रोल किया जाए तो उससे हम पीसफुल पर्पस में एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और हमने ये भी देखा कि अगर वो चेन रिएक्शन अनकंट्रोल्ड छोड़ दी जाए तो वो एक परमाणु बम का रूप ले सकती है, जो कि अत्यंत विनाशकारी है, जिससे 10⁻7 डिग्री सेंटीग्रेड तक के टेम्परेचर को पाया जा सकता है। इमेजिन कीजिए ज़रा ये तापमान क्या कर सकता है। क्या पृथ्वी पे ऐसी कोई वस्तु है जो इस तापमान पे ठहर सके या वाष्प में परिवर्तित हो जाएगी? बिल्कुल सही सोचा आपने, वाष्प में परिवर्तित हो जाएगी। अब ज़रा सोचिए 1945 में 6 अगस्त और 9 अगस्त के दिन क्या हुआ था। क्या मानवता हारी थी? बिल्कुल हार गई थी। कितने लोग सशरीर वाष्प में परिवर्तित हो गए, जाने कितने जाने गई, कितने बिल्डिंग्स गिरी और कितने पेड़ पौधे जीव जंतु समाप्त हुए, कोई इसका लेखा जोखा नहीं लगा सकता। तो कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो अत्यंत विनाशकारी भी है और निर्माणकारी भी है। विनाश तो हमने देखा, हम अभी निर्माण की बात करते हैं और निर्माण कर रहे हैं और पूरा विश्व ही निर्माण की ओर अग्रसर है। लेकिन जहां स्टॉक पाइलिंग अगर देखा जाए न्यूक्लियर आर्सेनल की, तो जो न्यूक्लियर स्टेट्स हैं वो करते आ रहे हैं और भारत भी कर रहा है। शायद इसलिए कि कभी युद्ध ना हो, क्योंकि जब सभी के पास विनाशकारी शक्तियां होंगी तो कोई नहीं चाहेगा कि युद्ध हो। तो हम डिफेंस में पढ़ते भी हैं कि जब सबके पास बराबर की शक्तियां होती हैं तब भी युद्ध नहीं होते। युद्ध तभी होता है बच्चों जब एक पलड़ा बहुत भारी हो और दूसरा पलड़ा भारी ना हो, उस स्थिति में युद्ध होता है। और जब दोनों पलड़े बराबर हों तो युद्ध दोनों, आप ये कह लीजिए, दोनों तरफ से नहीं हो सकता, क्योंकि सबको पता है कि विभीषिका बड़ी होगी, नुकसान ज़्यादा होगा, फ़ायदा कम होगा, मानवता हार जाएगी। यही बात न्यूक्लियर रिसर्च पे भी लागू होती है। बच्चों, हमने देखा कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से ऊर्जा भी उत्पन्न होती है और हमने ये भी देखा इससे एटॉमिक बम भी बनाया जाता है। अगर हम उसे पीसफुल पर्पस में यूज़ करते हैं बच्चों, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1 किलोग्राम यूरेनियम अगर विखंडित किया जाता है, इसका फिशन हो, तो जो ताप उत्पन्न हो सकता है या ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है, वो ऊर्जा लगभग 4 बिलियन टन कोयले के जलाने से उत्पन्न होगी। जस्ट इमेजिन। चार बिलियन टन कोयला आप जला दीजिए, फूंक दीजिए, तो जो ताप उत्पन्न होगा वो 1 किलोग्राम यूरेनियम के विखंडन से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या यह ऊर्जा का सतत स्रोत नहीं? बिल्कुल है। और ये ऊर्जा का सतत स्रोत ही नहीं, अगर आप न्यूक्लियर वेस्ट को ठीक से निस्तारित कर ले गए, उसको मैनेज कर ले गए, तो ये ग्रीन एनर्जी सोर्स भी है। सो इट इज अ ग्रीन एनर्जी सोर्स ऑल्सो, क्योंकि इससे कोई पोल्यूटेंट नहीं निकलता, नो पोल्यूटेंट। और यहां क्या था? CO2, SO2, NOx, ये सारी गैसें निकलती हैं। ग्लोबल वार्मिंग, ये सल्फर डाइऑक्साइड एसिड रेन के लिए और नाइट्रोजन ऑक्साइड ओजोन डिप्लीशन के लिए। तो कहने का तात्पर्य है जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो ऊर्जा का सतत स्रोत ही नहीं बल्कि ऊर्जा का स्वच्छ स्रोत भी है। उससे हम एनवायरनमेंट को पोल्यूट नहीं करेंगे, प्रोवाइडेड कि हम उससे निकलने वाले जो न्यूक्लियर वेस्ट हैं उसको सही से निस्तारित कर सकें, मैनेज कर सकें। तो वेस्ट मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ ही साथ एक चीज़ और आपको बता देना चाहता हूं, जिसके बारे में हम लोग आगे अध्ययन करेंगे, न्यूक्लियर मेडिसिन के बारे में। और न्यूक्लियर मेडिसिन, जो ये वेस्ट होता है, न्यूक्लियर वेस्ट, उसी से निकलने वाले रेडियो आइसोटोप्स होते हैं, जिसको हम न्यूक्लियर मेडिसिन के रूप में उपयोग में लाते हैं। तो आइए बच्चों, चलते हैं, हम लोग ज़रा आगे बढ़ते हैं और देखें न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन क्या है। मैंने ज्योग्राफी की क्लास में फ्यूज़न रिएक्शन के बारे में आपको बताया था। मैंने ये बताया था कि जब 2 छोटे न्यूक्लियाई को जोड़ करके एक बड़ा न्यूक्लियाई बनाया जाता है
तो इस प्रक्रिया में कुछ द्रव्यमान की क्षति होती है। द्रव्यमान की क्षति विखंडन में भी होती है और यहाँ भी होती है। और क्षति हुआ यह द्रव्यमान आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के हिसाब से ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। आइंस्टीन ने यही बताया था E = mc², जहां E है एनर्जी ऊर्जा, m द्रव्यमान और c प्रकाश का वेग है। यानी जब कोई द्रव्यमान प्रकाश के वेग से गति करे तो वो ऊर्जा में परिवर्तित हो सकता है। यह स्थिति न्यूक्लियर फ्यूजन में भी आती है, न्यूक्लियर फिशन में भी आती है। तो जो द्रव्यमान क्षति होती है बच्चों, दो हल्के न्यूक्लियाई को भी जब भारी न्यूक्लियाई में बनाते हैं, परिवर्तित करते हैं, उस स्थिति में भी जो न्यूक्लियाई बनता है उसका द्रव्यमान इन दोनों के सम्मिलित द्रव्यमान से कम होता है। यानी ये जो द्रव्यमान है बराबर होना चाहिए, आपकी समझ से बराबर नहीं होता, सम्मिलित द्रव्यमान से ये कम होता है और कुछ मास डिफेक्ट होता है, द्रव्यमान क्षति होती है, द्रव्यमान क्षति। और द्रव्यमान की यही क्षति ऊर्जा में बदलती है और हमें फ्यूजन रिएक्शन या फिशन रिएक्शन में ऊर्जा मिलती है। फिशन रिएक्शन में भी यही होता है। यूरेनियम के जो नाभिक को तोड़ा जाता है, दो छोटे नाभिक बनते ज़रूर हैं, लेकिन उन दोनों छोटे नाभिक का द्रव्यमान यूरेनियम के बराबर नहीं होता, ऊरेनियम से कम होता है। यानी जो द्रव्यमान टूट के बना वो बराबर नहीं है, कम है। यानी वहाँ भी द्रव्यमान की क्षति होती है और वो क्षति ऊर्जा में परिवर्तित होती है, जिसे हम लोगों ने फिशन रिएक्शन में देखा, विखंडन में देखा। आइए हम लोग पढ़ते हैं फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन रिएक्शन में क्या करते हैं, दो छोटे नाभिक जब एक साथ मिलकर एक बड़ा नाभिक बनाए तो इस प्रक्रिया में भी ऊर्जा निर्मुक्त होती है। और मैंने जब आपको याद होगा ज्योग्राफी की वो क्लास, जब मैं तारे का जीवन पढ़ा रहा था, उसमें मैंने सूर्य में ऊर्जा का जो स्रोत है, सूर्य का ऊर्जा का स्रोत वो फ्यूजन रिएक्शन ही है, संलयन अभिक्रिया। संलयन, नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। संलयन अभिक्रिया में होता क्या है बच्चे, दो छोटे नाभिक 1H2 + 1H2, ये क्या है बच्चों, हाइड्रोजन का समस्थानिक है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोट्रियम, ड्यूट्रियम और टाइट्रियम। ये है ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम D2O, H2O होता है पानी का सूत्र, जल, सामान्य जल, और ड्यूटेरियम ऑक्साइड को कहते हैं भारी जल। ये वही भारी जल है जिसको हम मंदक के रूप में और शीतलक के रूप में न्यूक्लियर रिएक्टर में उपयोग में लाते हैं, याद रखिएगा। और हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। आइसोटोप्स, देयर आर 3 आइसोटोप्स, एक है 1H1, 1H2 और 1H3। प्रोट्रियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम, ये हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं, और भारी जल और सामान्य जल। तो यहां पे क्या है, दो ड्यूटेरियम के नाभिक संलयित होते हैं, जुड़ते हैं और हीलियम का एक नाभिक बनता है और इसमें ऊर्जा निर्मुक्त होती है। एनर्जी लगभग निर्मुक्त होती है 18 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। शुरुआत होती है, खैर इसके डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं। आपको देख के ऐसा लग रहा होगा कि संलयन अभिक्रिया में कम ऊर्जा निर्मुक्त होती है।
लेकिन आपको आश्चर्य होगा जानकर कि इस ऊर्जा को निर्मुक्त करने के लिए, संलयन की अभिक्रिया शुरू कराने के लिए ही आपको तापमान 1 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड या 10 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास का चाहिए, इस कोटि का तापमान चाहिए। 10 टू द पावर 7 डिग्री सेंटीग्रेड। और जब हम लोग तारों का जीवन पढ़ रहे थे तब आपको मैंने बताया था ये तापमान वहाँ पहुँच जाता है सूर्य पे इतनी कोटि का, क्योंकि जो वहाँ एलिमेंट होते हैं, जो कण होते हैं, वो आपस में टकराने लगते हैं। उनके टकराने की वजह से वहाँ पे तापमान इतना पहुँचता है और फिर संलयन की अभिक्रिया प्रारंभ हो जाती है। आप नोट्स पलट के देख लीजिएगा। और ये संलयन की अभिक्रिया एनर्जी भले इसमें पहले स्टेज में कम निकलती है, लेकिन इसको शुरू करने के लिए इतनी आवश्यकता होती है, यानी एक एटम बम फोड़ना पड़ेगा तब ये एनर्जी शुरू होगी, संलयित होना शुरू होगा। और चूंकि ये अबंडेंट है, बहुतायत में उपलब्ध है, भारी जल या हाइड्रोजन के समस्थानिक पूरा जल है, 70% जल है, तो ये जो फ्यूल है बच्चों, फ्यूजन रिएक्शन के लिए आवश्यक ईंधन जो है वो सामान्य जल, जो समुद्र का जल है, वो भी हो सकता है। तो कहने का मतलब, अगर हम लोग फ्यूजन रिएक्शन का रिएक्टर बना लें तो जो ईंधन की समस्या है, या कह लीजिए जो ऊर्जा की समस्या है, वो अपने आप दूर हो जाएगी। है बड़ी आसान बात। फ्यूजन करा ले, बाल्टी से पानी ले आया समंदर का, फ्यूजन कराया, एनर्जी निकाली, पंखा चलाए, फ्रिज चलाए, फैक्ट्री चला ली। लेकिन बच्चों ये इजी नहीं है। रिसोर्स आपको मिलते हैं तो कुछ चैलेंजेस के साथ। सबसे बड़ा जो फ्यूजन रिएक्शन रिएक्टर बनाने में चैलेंज है वो है यह तापमान। जरा सोचिए, इस तापमान को किस भट्टी में आप प्रोड्यूस करेंगे कि वहां फ्यूजन रिएक्शन कराया जा सके। आप कहोगे लोहे के भट्टी में कर सकते हैं, काफी मोटी भट्टी रहेगी। बच्चों, लोहा गल के वाष्प में बदल जाएगा। जो भी एलॉय है धरती पे, जितने भी पदार्थ आप देखते हो या जानते हो, या साइंटिस्ट जिसको जानते हैं, इस तापमान पे कोई भी पदार्थ नहीं रह सकता, वाष्प में परिवर्तित होगा, गल के समाप्त हो जाएगा। इसी कारण से फ्यूजन रिएक्शन रिएक्टर बनाना बहुत कठिन काम है। इस पे रिसर्च चल रहे हैं। आने वाले समय में हो सकता है फ्यूजन रिएक्टर बनाए जा सकें। कैडराश फ्रांस में रिसर्च चल रहा है इस पे, न्यूक्लियर फ्यूजन डिवाइस बन रही है वहाँ पे। तो रिएक्टर नहीं बन पाए, लेकिन हाँ इसी पे आधारित है हाइड्रोजन बम। देख लीजिए, विनाश आसानी से हो जाता है। हाइड्रोजन बम, इसको यूएसए ने 1952 में ही टेस्ट कर लिया। जस्ट इमेजिन, हाइड्रोजन बम बना लिया गया। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पे आधारित है और हाइड्रोजन बम बना के तैयार कर लिया है यूएसए ने भी। यूएसएसआर तब था, अब रशिया है, फ्रांस के पास भी है। और आश्चर्य होगा आपको जान के कि 1998 में 3 एक्सप्लोजन किए थे हम लोगों ने, और इस 3 एक्सप्लोजन में 2 जो थे वो थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस थे। थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस किसको कहते हैं? जो संलयन अभिक्रिया पे आधारित होते हैं। यानी हमारे पास भी हाइड्रोजन बम है, हमारे पास भी हाइड्रोजन बम है, इसमें कोई संशय किसी को नहीं है, तो आपको भी नहीं होना चाहिए। 1998 पोखरण 2 में हम लोगों ने थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस टेस्ट किए थे, तभी तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। उस पर चर्चा करेंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है बच्चे, संलयन बेस्ड रिएक्टर, परमाणु भट्टी नहीं बनाई गई है अभी, और इस पे काम चल रहा है, लेकिन संलयन बेस्ड हाइड्रोजन बम बनाया जा चुका है। कुल मिलाकर इस पे जो काम चल रहा है वो चल रहा है फ्रांस में। फ्रांस का एक शहर है कैडराश,
कैडराश में थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन को स्टैब्लिश करने के लिए तकनीकी का उपयोग करके अभी कुछ सफलता प्राप्त की गई है, जिसमें भारत भी अपना बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। तो उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। और वहाँ ये थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस किस तरह से बनाई गई है, वो जो प्लाज्मा जो 1 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड पे सनलाइट होना शुरू करता है, उसको किस प्रकार से लटका के रखा गया है मैग्नेट के उपयोग से, ये चर्चा हम लोग आगे की क्लास में करेंगे। फिलहाल हम लोग चलिए चलते हैं फिशन रिएक्शन पे आधारित जो रिएक्टर हैं हमारे पास, या जो विश्व में ऊर्जा उत्पन्न की जा रही है, उस पे एक चर्चा हो जाए कि किस प्रकार से फिशन रिएक्टर्स काम करते हैं। उसमें हमारी जो न्यूक्लियर एनर्जी का डेवलपमेंट का प्रोग्राम है, उस पे भी चर्चा होगी। और हमारे जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं कहाँ हैं, कितना ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, आगे के रिएक्टर्स कहाँ होंगे और क्या क्या ऊर्जा उनसे उत्पन्न होगी, कितनी होगी, इसका एक लेखा जोखा आइए देखते हैं। पहली बात हम लोग चर्चा कर लें एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम की। आप सुनते होंगे यूरेनियम संवर्धन। एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम, एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम। यूरेनियम का एनरिचमेंट कैसे किया जाता है, पहले आप जान लीजिए कि प्रकृति में यूरेनियम जो अयस्क है, जिसका नाम पिच ब्लेंड है, पिच ब्लेंड, ये यूरेनियम का अयस्क है, प्रकृति में होता है रॉक के रूप में, चट्टानों के रूप में पिच ब्लेंड होता है, जिसमें कि 0.03% यूरेनियम 235 होता है। अच्छा, इसके बारे में बता दें, यूरेनियम के भी 3 आइसोटोप हैं, 3 समस्थानिक हैं। यूरेनियम 3 आइसोटोप्स कौन कौन से बच्चों? एक है यूरेनियम 238, इसको कहते हैं प्राकृतिक यूरेनियम। एक है यूरेनियम 235, इसको कहते हैं रेडियो एक्टिव यूरेनियम। और एक है यूरेनियम 233, ये आर्टिफिशियली बनाया जाता है, आर्टिफिशियली न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर बनाया जाता है। हमारा जो 3rd स्टेज प्रोग्राम है न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन का, उसमें ये आपको मिलेगा। और ये भी ऊर्जा प्रदान करता है, ये भी रेडियो एक्टिव होता है। ये 3 आइसोटोप हैं, ये रेडियो एक्टिव होता है, लेकिन ये आर्टिफिशियली बनाया जाता है। कैसे बनता है, हम लोग इसकी चर्चा अभी जब 3rd स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम का देखेंगे तो उसमें समझ में आएगा। यूरेनियम 233, यूरेनियम 235 रेडियो एक्टिव यूरेनियम है, यूरेनियम 238 प्राकृतिक यूरेनियम है। तो जो पिच ब्लेंड होता है बच्चों, इसमें प्राकृतिक यूरेनियम तो 99.97% होता है। क्या होता है? यूरेनियम 238, यानी कि प्राकृतिक यूरेनियम, लेकिन 0.03% क्या होता है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव यूरेनियम ही उपयोग में लाया जा सकता है, चाहे आप उससे ऊर्जा उत्पन्न कर लें या फिर उससे परमाणु बम बना लें। जब रेडियो एक्टिव
यूरेनियम के प्रतिशत को बढ़ा करके 3 से 5% कर दिया जाए, ये क्या कर रहे हैं, एनरिच कर रहे हैं कि नहीं, एनरिचमेंट, संवर्धन करके 3 से 5% तक बढ़ा दिया जाए, तो ये वाला जो यूरेनियम होगा उसको कहते हैं हम संवर्धित यूरेनियम। इस वाले यूरेनियम को कहते हैं संवर्धित यूरेनियम, और इस यूरेनियम का उपयोग हम कर सकते हैं नाभिकीय भट्टी में, रिएक्टर में। किसका, जब 3 से 5% तक हो जाए, क्या, यूरेनियम 235, याद रखिएगा 235, यूरेनियम 235 जब 3 से 5% हो जाए तो वो ईंधन जो है संवर्धित यूरेनियम कहलाएगा, और उसका उपयोग हम नाभिकीय भट्टी में कर सकते हैं। फिर आप पूछोगे सर बम कैसे बनाए, क्योंकि बम तो बनाने का मन तो आपका तब से कर रहा है जब से ये क्लास शुरू हुई है। भारत का भी ऐसा ही कर रहा था कि हम भी बम बना लें। तो ये संवर्धन का जब लेवल आप 7% और मोर कर लेते हो, 7% या उससे अधिक कर लेते हो यूरेनियम 235 को, जो संवर्धित यूरेनियम आपका है, तब ये हो जाता है फिसाइल मटेरियल। फिसाइल मटेरियल का मतलब मसाला तैयार है, बम बना सकते हैं। नाउ दिस इज फिसाइल मटेरियल फॉर एटॉमिक बम। सो व्हाट इज यूरेनियम एनरिचमेंट? आप लिख सकते हैं यूरेनियम संवर्धन। प्रकृति में यूरेनियम पिच ब्लेंड के रूप में पाया जाता है। पिच ब्लेंड अंडरलाइन करिएगा और लिख लीजिएगा यूरेनियम का अयस्क के रूप में पाया जाता है, जिसमें 0.03% ही रेडियो एक्टिव यूरेनियम होता है। रेडियो एक्टिव यूरेनियम होता है, यूरेनियम 235, और ये इनएक्टिव है बच्चे, याद रखना। यूरेनियम 238 इज इनएक्टिव, इससे आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप यूरेनियम 235 होता है 0.03%। जब अशुद्धियों को हटा के इसकी प्रतिशतता 3 से 5% कर दी जाती है, जब तकनीकियों का उपयोग करके अशुद्धियों को हटाकर प्रतिशतता 3 से 5% कर दी जाती है, तो इसे संवर्धित यूरेनियम कहा जाता है। तो इसे संवर्धित यूरेनियम कहा जाता है। कहीं कहीं आप 3 से 7% भी देखेंगे तो गलत नहीं है, संवर्धित यूरेनियम कहा जाता है। यह संवर्धित यूरेनियम नाभिकीय रिएक्टर में शांतिपूर्ण कार्यों के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। यह संवर्धित यूरेनियम शांतिपूर्ण कार्यों में नाभिकीय रिएक्टर में उपयोग में लाया जा सकता है। जब यूरेनियम 235 की प्रतिशतता 7% या अधिक हो जाती है, जब यूरेनियम 235 की प्रतिशतता 7% या उससे अधिक हो जाती है, तो यह परमाणु बम के लिए उपयुक्त ईंधन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तब यह परमाणु बम के लिए उपयुक्त ईंधन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। English version: enrichment of uranium is a process in which, by using technology, the impurities from pitchblende is reduced in a way that
यूरेनियम 235 which was 0.03% increased to 3 to 5%, increased to 3 to 5%. इंग्लिश वाले कहेंगे सर हमको शॉर्ट में लिखाते हैं, लिख लीजिए आप. पिच ब्लेंड इज अ ओर ऑफ यूरेनियम इन विच 0.03% यूरेनियम इज प्रेजेंट, यूरेनियम 235 is present, which is radioactive, and rest are uranium 238 which is inactive, and this radioactive uranium is enriched up to 3 to 5%. It is called as enriched uranium and can be utilized in nuclear reactor for power generation. When the enrichment process going on and the level of radioactive element uranium reach to 7% or more, then this enriched uranium is become fissile material for atomic bomb. Then this enriched uranium become fissile material for atomic bomb. So this is what? Enrichment of uranium. So let's talk about nuclear reactors. न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होते हैं? बात तो समझ में आ गई. न्यूक्लियर रिएक्टर नाभिकीय भट्टी है जिसमें फिशन कराते हैं. फिशन कराने के बाद ऊर्जा उत्पन्न होती है. ऊर्जा जो उत्पन्न होती है उसको पानी गर्म कर लेते होंगे या कोई द्रव गर्म करते हैं वाष्प में बदल के, उससे टरबाइन चलाते होंगे. टरबाइन से जनरेटर चलता है, जनरेटर से विद्युत धारा उत्पन्न होती है. यही प्रोसेस होता है बच्चों. लेकिन रिएक्टर अपने आप में एक पेचीदा यंत्र है. उसमें बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं, उसके कई सारे कंपोनेंट होते हैं जिसका जानना आपको आवश्यक है और समय समय पे पूछा जाता है. तो चलिए आइए थोड़ी सी जानकारी नाभिकीय रिएक्टर के बारे में. न्यूक्लियर रिएक्टर के कंपोनेंट क्या हैं? कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स. अवयव नाभिकीय भट्टी के अवयव. तो जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है ईंधन. ईंधन यानी कि फ्यूल. ईंधन के रूप में बच्चों, ईंधन वही है जिसका विखंडन करना है. तो ईंधन के रूप में नेचुरल यूरेनियम भी उपयोग में लाया जाता है. प्राकृतिक यूरेनियम. ईंधन के रूप में एनरिच्ड यूरेनियम भी उपयोग में लाया जाता है. ईंधन के रूप में प्लूटोनियम भी उपयोग में लाया जा सकता है, लाया जाता है, नॉट लाया जा सकता है. और ईंधन के रूप में थोरियम भी उपयोग में लाया जाता है. थोरियम, इस पे मैं अभी स्टार लगा दे रहा हूं क्योंकि ये हमारा स्टार है, थोरियम. तो ये सारे ईंधन के रूप में लाए जा सकते हैं. ईंधन के बाद आवश्यकता होती है न्यूट्रॉन सोर्स की. न्यूट्रॉन चाहिए क्योंकि विखंडन करना है. तो दूसरा जो अवयव है वो है न्यूट्रॉन सोर्स. न्यूट्रॉन सोर्स के रूप में बेरिलियम यूज होता है पोलोनियम के साथ मिलाकर के. बेरिलियम
को मिक्स कर देते हैं पोलोनियम के साथ। पोलोनियम है, प्लूटोनियम नहीं है, ध्यान दीजिएगा। पोलोनियम एक तत्व है, बेरिलियम और पोलोनियम इनको मिक्स करके रखा जाता है। ये न्यूट्रॉन सोर्स का कार्य करते हैं, इन्हीं से न्यूट्रॉन निकलते हैं। ठीक है बच्चों, अगला जो अवयव है वो है मॉडरेटर। आइए देखते हैं मॉडरेटर। इसको आप लिखते जाइए। नेक्स्ट कंपोनेंट मॉडरेटर, मंदक, थर्ड वन इज मॉडरेटर, मंदक। मॉडरेटर क्यों यूज होता है बच्चों? इसलिए यूज होता है मॉडरेटर का उपयोग हम लोग इसलिए करते हैं कि रिएक्शन जो हो रहा है, रिएक्शन आपको पता है चेन रिएक्शन हो रही है, श्रृंखला अभिक्रिया, और इस श्रृंखला अभिक्रिया को हमें मॉडरेट करना है, इसकी गति को कम करना है, नहीं तो रिएक्टर उड़ जाएगा, परमाणु बम बन सकता है। तो मंदक का उपयोग करते हैं हम लोग अभिक्रिया को, न्यूट्रॉन की गति को रोकने में। न्यूट्रॉन की गति को नियंत्रित करने में। न्यूट्रॉन की गति को नियंत्रित करने मॉडरेटर यूज होता है। इसमें D2O यूज हो सकता है, होता है। D2O का मतलब होता है भारी जल, भारी जल, हेवी वाटर। जैसे H2O होता है बच्चों, H2O सामान्य जल है। D क्या है? ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन का एक समस्थानिक, आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया। जब ड्यूटेरियम ऑक्सीजन से मिलकर के जो जल बनाता है उसे हेवी वाटर कहते हैं, क्योंकि इसका परमाणु भार थोड़ा ज़्यादा होता है नॉर्मल जो वाटर है उससे। तो नियंत्रित करने में D2O यूज होता है। ग्रेफाइट की छड़ें यूज होती हैं, किस लिए? ताकि वो स्लो डाउन करें न्यूट्रॉन के वेग को, न्यूट्रॉन की गति को। और बोरॉन की और बेरिलियम ऑक्साइड यूज होता है, बेरिलियम ऑक्साइड, ये मंदक के रूप में यूज होता है। सर्वाधिक उपयोग इसी का है बच्चों, ड्यूटेरियम का। सबसे ज्यादा भारी जल उपयोग में लाया जाता है मंदक के रूप में, सबसे ज्यादा। सो इसको याद कर लीजिएगा, D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ड्यूटेरियम डाइऑक्साइड, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। D2O भारी जल, हेवी वाटर। तो ये हुई बात मॉडरेटर की। मॉडरेटर के बाद अगला जो कंपोनेंट है बच्चों वो है कंट्रोल रॉड। मॉडरेटर से आपने क्या किया? आपने न्यूट्रॉन की गति रोक ली। जो 3 न्यूट्रॉन निकलते थे उसको 2 को आपने एब्जॉर्ब कर लिया, 1 को आगे जाने दिया, और उससे अभिक्रिया, श्रृंखला अभिक्रिया ना हो करके वो श्रृंखला अभिक्रिया कंट्रोल्ड वे में हो रही थी। लेकिन आप अब चाहते हैं, आपने देखा कि तापमान अत्यधिक बढ़ने लगा है उस अभिक्रिया पे भी, तो एक स्विच होना चाहिए जिससे उस पूरी अभिक्रिया को कुछ समय के लिए रोका जा सके। उसके लिए आवश्यक है कंट्रोल रॉड। चौथा है नियंत्रक छड़ें। नियंत्रक छड़ें, कंट्रोल रॉड, ये क्या करती हैं? न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेती हैं।
न्यूट्रॉन जो सोर्स से निकला हुआ न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब हो जाता है। एब्जॉर्ब किसके द्वारा होता है? कंट्रोल रॉड्स के द्वारा। कंट्रोल रॉड्स किसकी किसकी होती हैं? कैडमियम और बोरान की। ये कैडमियम की रॉड हो सकती है या फिर बोरान की रॉड हो सकती है। सो आइदर कैडमियम और बोरॉन क्या यूज होती हैं? रॉड्स। क्यों यूज होती हैं? ताकि ये जो निकलने वाला न्यूट्रॉन है उसको अवशोषित कर ले। मंदक का काम था कि न्यूट्रॉन की गति को मॉडरेट करे, लेकिन इसका काम है पूरे के पूरे न्यूट्रॉन को अवशोषित कर ले। होगा क्या बच्चों? न्यूट्रॉन अवशोषित हो जाएगा तो आपको पता है वही न्यूट्रॉन बम्बार्डमेंट कर रहा था अगले न्यूक्लियाई पे, वो होना बंद हो जाएगा, यानी वहीं पे रिएक्शन रुक जाएगा। रुक जाएगा रिएक्शन तो वो एक स्विच के रूप में होता है। इसलिए हम कह सकते हैं ये कंट्रोल रॉड स्विच है जिससे ऑन और ऑफ की कंडीशन उत्पन्न की जाती है ताकि जो रिएक्टर है वो ज़रूरत से ज़्यादा गर्म ना हो। ज़रूरत से ज़्यादा गर्म होगा तो फट जाएगा और दुर्घटना हो सकती है। तो ये है कंट्रोल रॉड्स। कंट्रोल रॉड्स इसको लिख लीजिए। नियंत्रक छड़ें न्यूट्रॉन को अवशोषित करती हैं जिससे नाभिकीय भट्टी में अभिक्रिया को नियंत्रित किया जा सके। इसके लिए बोरान और कैडमियम की छड़ें उपयोग में लाई जाती हैं। इसके लिए बोरान और कैडमियम की छड़ें उपयोग में लाई जाती हैं। अगला अवयव है बच्चे कूलेंट। यही बता देते हैं। पांचवा कूलेंट। कूलेंट यानी कि शीतलक। कूलेंट ही ऐसा माध्यम होता है बच्चों जो न्यूक्लियर रिएक्टर के कोर तक पहुंचता है और कोर से ऊष्मा लेकर के सिंक तक पहुंचता है जहां ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ये दो तरह से काम करता है। एक पहला काम ये करता है कूलेंट, पहला काम ये करता है कि नाभिकीय भट्टी के कोर जहां पे फिशन हो रहा है, यानी यहां पे ताप ज्यादा होगा, यहां पे आता है कूलेंट और यहां से खुद को गर्म करता है, यानी यहां से ताप को अवशोषित करता है। और इस अवशोषित ताप को खुद गर्म होकर के कहां पहुंच जाता है? बॉयलर, जहां की पानी रखा हुआ है, इसके चारों तरफ ये कूलेंट घूमता है, इसके तापमान से ये पानी गर्म होता है। पानी जब गर्म होगा तो कूलेंट क्या होगा? ठंडा हो जाएगा। कूलेंट या शीतलक जो है ठंडा हो जाता है। ये पानी गर्म होकर के इसकी वाष्प को टरबाइन चलाने में उपयोग में लाते हैं और यहाँ से ये कूलेंट वापस भेज दिया जाता है कोर के अंदर। तो ये दो काम कर रहा है बच्चों। एक तो यहाँ के ताप को नियंत्रित कर रहा है और ये ठंडा कूलेंट जब वहाँ पहुँचेगा तो वहाँ उत्पन्न हुए ताप को फिर से मॉडरेट कम करेगा या जो भी है वहाँ के तापमान को लेगा, अवशोषित करेगा और फिर से बॉयलर तक आएगा। बॉयलर में पानी गर्म होगा या कोई द्रव गर्म होगा जिससे टरबाइन चलाई जाएगी और इस टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी निकलेगी। ये सारी चीज़ें यहाँ इसके बाद की घटना आपको पता है क्या होती हैं, लेकिन कूलेंट का मैं दो तरफा कार्य बता रहा हूँ। एक तो कोर को ठंडा करना, दूसरा वो माध्यम बनना जिससे कोर के तापमान को उपयोग में लाया जा सके।
दो बातें याद रखिएगा, एक तो कोर को ठंडा करना और दूसरा कोर के तापमान को उपयोग में लाने का माध्यम बनना। और इसके लिए जो उपयोग में लाया जाता है बच्चों, उसकी लिस्ट आपको इम्पॉर्टेंट है। उसके लिए साधारण जल भी लाते हैं, साधारण जल, इसके लिए भारी जल, इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जो गैस बेस्ड रिएक्टर है उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। और कार्बन डाइऑक्साइड के बाद हीलियम, हीलियम और लिक्विड सोडियम, लिक्विड सोडियम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लिक्विड सोडियम इंपॉर्टेंट इसलिए है कि फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में कूलेंट के रूप में लिक्विड सोडियम उपयोग में लाया गया था। और भारी जल D2O, H2O, CO2, हीलियम, ये गैस है, ये भी गैस है, लिक्विड सोडियम जल, ये द्रव है। तो ये सारी चीज़ें उपयोग में लाई जाती हैं कूलेंट के रूप में। और कूलेंट का कार्य है कि वह कोर को भी ठंडा करे और साथ ही साथ वह जो है कोर से ताप को अवशोषित करके बॉयलर तक ताप पहुंचाए, बॉयलर के अंदर पानी या कोई भी द्रव गर्म किया जाए और उसके वाष्प से टरबाइन चलाई जाए। ये न्यूक्लियर रिएक्टर का अवयव हो गए बच्चे। अब न्यूक्लियर रिएक्टर की जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स होती हैं उनमें ये सारे अरेंज कैसे होते हैं, इन सारी बातों पे चर्चा हम लोग अगली क्लास में करेंगे। और फिर मिलते हैं हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर के इंटरनल स्ट्रक्चर के साथ साथ हमारे पास जो भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं वो कैसे हैं, कहाँ हैं, उनके इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है और न्यूक्लियर रिएक्टर का क्रिटिकल होना उससे क्या तात्पर्य है। फिर उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे न्यूक्लियर वेस्ट की। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि हमारी न्यूक्लियर डॉक्ट्रीन, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हम लोगों की चर्चा का विषय ये भी होगा कि जो हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी है, जो 3 स्टेज न्यूक्लियर पॉलिसी है, वो क्या है। और अगली क्लास बड़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हम होमी जहांगीर भाभा साहब के विज़न को देख पाएंगे, कैसे वो व्यक्ति आज से 70 साल पहले ऐसी विधि बता गया जिस पे आज भारत गर्व करता है और आज हम न्यूक्लियर स्टेट हैं। तो डॉक्टर भाभा को एक श्रद्धांजलि के साथ, और हमारा कर्तव्य भी है, हम कर्जदार भी हैं उनके, आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।